डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, बीए थर्ड ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रश्न पत्र को संबोधित कर रही हूँ। इससे पूर्व के लेक्चर में बच्चों हमने बात खत्म करी थी उस स्थान पर जहाँ पर चर्चा की थी कि चीन की जो विदेश नीति है उसका एक प्रमुख विशेषता आक्रामकता रही है और किस तरह से हमने पढ़ा था कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बदलाव के मार्ग पर है। चीन की विदेश नीति को यदि अन्य देशों के संदर्भों में देखा जाए तो पहले हम बात करेंगे चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया की। दक्षिण पूर्वी एशिया हमेशा से चीन की रुचि का प्रमुख केंद्र रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया, जहां करोड़ों चीनी लोग बसे हुए हैं, चीन से प्रभावित प्रदेश समझा जाता रहा। चीन अपनी भाषा में इसे नानायांग, जिसका की अर्थ है बादलों से आच्छादित प्रदेश, कहता है। अपनी प्राचीन घनिष्ठता के कारण चीन यह गवारा नहीं कर सकता कि उसके प्रभाव से इस क्षेत्र का उससे विच्छेद कर दिया जाए। उसको यह भी पसंद नहीं कि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए। यही कारण है कि जब वियतनाम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चीन तथा सोवियत संघ के साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान्य व्यवहार करने लगा तो चीन के नेता अप्रसन्न हो गए। उन्हें आशा थी कि स्वतंत्र होने पर वियतनाम अपने निकटवर्ती देश के और करीब हो जाएगा और सोवियत संघ के विरोध में जो संघर्ष है उसमें उसकी सहायता करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1965 तक चीन के इंडोनेशिया से संबंध इतने अच्छे थे कि पीकिंग, जकार्ता, पिंडी धुरी की चर्चा की जाती थी, परंतु बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 गैर साम्यवादी देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड चीन से भयभीत रहने लगे और उसके प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के गैर साम्यवादी आसियान देशों से चीन के संबंध मधुर नहीं थे। 1975 के बाद इस क्षेत्र में साम्यवादी देशों से उनके संबंध बिगड़ने लगे। 1979 में चाइना ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वियतनाम इससे डरा नहीं और चीन को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। अब हम बात करेंगे चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में। चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता अमेरिकी राजनयिक की पराजय थी। चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद अमेरिका ने चीन के बहिष्कार की नीति अपनाई। चीन ने से अमेरिकी राजदूत को बुला लिया गया और चीन को मान्यता देने से इनकार किया। अमेरिका फार्मोसा स्थित चियांग काई शेक की सरकार को चीन की वास्तविक सरकार मानता रहा। फार्मोसा की सुरक्षा के लिए ताइवान जलडमरू मध्य में अमेरिका ने अमेरिकी सप्तम बेड़े को तैनात किया। 1954 में अमेरिका ने ताइवान से एक सुरक्षा संधि भी की और ताइवान में अमेरिकी सैनिक अड्डे भी स्थापित किए। ताइवान ही अमेरिका और चाइना के जो संबंध थे, परस्पर संबंध, उनमें तनाव का कारण रहा है। 1950 में जब कोरिया का युद्ध हुआ तब चीन और अमेरिका के संबंधों में उग्रता दिखाई देती है। 1968 में चीन की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से विभिन्न विषयों पर प्रत्यक्ष वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी सरकार इस बात का आश्वासन दे कि वह ताइवान से अपनी सेनाएं हटाकर सैनिक अड्डों को समाप्त कर देगी। चीन और अमेरिका के बीच राजदूत स्तर पर कई गुप्त बैठकें हुई थी। निक्सन प्रशासन के समय चीन और अमेरिका के मध्य देतांत की शुरुआत हुई, मतलब तनाव में कमी आई, जिसका मूल कारण
अमेरिका बातचीत द्वारा वियतनाम युद्ध से बाहर निकलना चाहता था। यही था। निक्सन प्रशासन के समय अमेरिका ने चीन के बहिष्कार की नीति एवं दो चीन सिद्धांतों का परित्याग कर दिया था। पीकिंग सरकार को चीन की एकमात्र सरकार स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन के प्रवेश के विरोध की नीति का परित्याग करा। ताइवान से अपनी सशस्त्र सेनाओं को वापस बुलाने का आश्वासन दिया। वियतनाम में समझौता वार्ताओं के बाद अमेरिकी सेनाएं हटाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार आपस में संबंधों में सुधार हुआ। 1972 में निक्सन ने पीकिंग की यात्रा की और दोनों जो देश हैं उनमें परस्पर जो संबंध थे उनमें सुधार की दिशा में प्रयास हुए। 1981 में विश्व में सोवियत विस्तारवाद को रोकने के लिए दोनों देशों में एक समझौता हुआ। चीनी प्रधानमंत्री झाओ जियांग ने 1984 में 9 दिवसीय यात्रा संपन्न करी। यह उनकी पहली अमेरिका की यात्रा थी। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ सोवियत संघ के विरुद्ध कोई गठबंधन नहीं करेगा, लेकिन सोवियत संघ की अफगानिस्तान में सेनाओं के प्रश्न पर कंपूचिया में वियतनाम के हस्तक्षेप के संबंध में अमेरिका और चीन का समान दृष्टिकोण है। झाओ ने अमेरिका से अपील की कि वह ताइवान के प्रश्न पर व्यवहारिक रुख को अपनाए। 1984 में रीगन ने चीन की यात्रा की और उन्होंने आपस में उन जो चाइना और अमेरिका है उनके गौरवपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया। इस यात्रा का जो उद्देश्य था वह आपसी जो संबंध है उसको बढ़ाना था और चीन में अमेरिकी उत्पादों की खपत को बढ़ाना था। चीन के राष्ट्रपति ली सिएन नियन ने अमेरिका की यात्रा की 85 में। यह किसी चीनी राष्ट्रपति की पहली अमेरिकी यात्रा थी। उनका बहुत स्वागत हुआ और अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट हैं वो चाइना के जो मार्केट्स हैं उनमें उनका बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना के विशाल बाजार हैं और चीन को भी अमेरिकी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। रीगन और चीनी राष्ट्रपति के बीच राजनीतिक प्रश्नों पर मतभेद बना रहा, लेकिन दोनों देश आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने को सहमत हुए। 1999 में पेइचिंग में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके जरिए विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ। कई मामलों में दोनों देशों के मध्य कई बार विरोध भी रहे और जो अभी ताज़ा घटनाक्रमों को यदि देखा जाए, जिनकी बच्चों जो हम आमतौर पर चर्चा करते हैं, जिनीपेग और जो अगर हम बात करें तो एक तरह से अभी जो वैश्विक महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें भी चाइना जो बहुत चर्चा में रहा है और कई देशों को चाइना के प्रति कड़ी आपत्ति भी रही है। तो चाइना की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सभी जो देश हैं, अन्य देश, वो इंटरेस्ट लेते हैं और किस तरह से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है उसमें इंटरेस्ट रहता है। चीन और भारत की बात की जाए तो चीन भारत की मित्रता का वैसे कभी भी इच्छुक नहीं रहा। चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही मित्रतापूर्ण रहा है। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति का भारत ने स्वागत किया। गैर साम्यवादी देशों में सबसे पहले चीन को राजनयिक मान्यता दी। अमेरिका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरिया के युद्ध में चीन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दिलाने का भारत ने कठोर प्रयास किया। 1954 में पंचशील सिद्धांतों में भारत ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। भारत ने चीन की प्रभुसत्ता को तिब्बत में स्वीकार किया। 1955 में बांडुंग सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई ने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया।
मित्रता और हिंदी चीनी भाई भाई के नशे में भारत को इस बात का आभास नहीं हुआ कि कुछ मतभेद विद्यमान थे, मुख्य रूप से तिब्बत समस्या और सीमा विवाद। 1962 में चाइना ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से भारत पर आक्रमण किया, जिसका कारण मुख्य रूप से कि चीन का जो दृष्टिकोण है वह विस्तारवादी है। चीन की इच्छा थी कि वह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली से उन्नति करने में सफल न होने दे। 1962 के बाद भारत और चीन के जो संबंध थे उनमें आपस का जो सौहार्द था वह बिगड़ गया। 1970 के आसपास कुछ ऐसा समय आया जब दोनों देशों को लगा कि तनाव में कुछ कमी की जानी चाहिए। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। चीन द्वारा वियतनाम पर हमले से हतप्रभ वाजपेयी अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस लौट आए। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद 1981 में चीन के भारत के प्रति दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन नजर आया। इससे इस बात के संकेत मिले जो चीन कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का समर्थक रहा वह बाद में इसे भारत का आपसी मामला कहने लगा। कई बार आपस में यात्राएं हुई। 1985 को भारत और चीन के बीच एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, 92 में वेंकटरमन ने और उसके बाद कई नेताओं द्वारा चाइना की यात्रा की गई। 1994 में चीन में भारत महोत्सव हुआ। भारत चीन सीमा पर आमतौर पर शांति बनी रही। 2000 में चीन ने भारत को परोक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि वह भारत पहुंचे तिब्बती धार्मिक नेता करमापा लापा को राजनीतिक शरण न दे। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार करमापा लापा को राजनीतिक शरण देना दोनों देशों के संबंधों के आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। इस तरह से इस मुद्दे पर भी दोनों जो देश हैं उनमें परस्पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 2003 में चीन की यात्रा की। सीमा व्यापार समझौते को इस यात्रा से बल मिला। आपस में दोनों देशों में आर्थिक और व्यापार विकास के लिए कई यात्राएं देश के नेतृत्व, दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा की गई और परस्पर संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए गए। और जो डोकलाम का मुद्दा है, जो बात करते हैं हम, इसको पहले हमने जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें डिस्कस किया था। ये एक चर्चा का मुद्दा रहा है अभी कुछ हाल ही के वर्षों में, और इसको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो चाइना है वो भूटान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया और चाइना में आपस में विवाद उत्पन्न हुआ है। चीन और पाकिस्तान की बात यदि की जाए तो 1950 के बाद भारत चीन संबंधों की मधुरता के कारण पाक चीन संबंधों में कोई विशेष सौहार्द प्रारंभ नहीं हुआ। चीन प्रारंभ में पाकिस्तान को अमेरिकी गुट का राष्ट्र समझकर उसकी अपेक्षा करता था। 1954 में पाकिस्तान बगदाद पैक्ट और सीटों का सदस्य बन गया तो चीन ने उसकी कटु आलोचना की। 1965 के भारत पाक युद्ध में चीन ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया, तथापि भारत को भयभीत करने के लिए 3 दिवसीय अल्टीमेटम दिया। पाकिस्तान व भारत की सेनाओं के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर मुद्दा बना रहा। चीन चाहता था कि पाकिस्तान उस पर कब्जा करके उसे दे। चीन और पूर्व सोवियत संघ के जो परस्पर संबंध जो रहे हैं, चीनी विदेश नीति की मुख्य विशेषता इस संदर्भ में पूर्व सोवियत संघ के साथ उनके बढ़ते हुए मतभेद और विवाद रहे हैं। वैसे दोनों देश साम्यवादी थे, पूंजीवाद को उन्मूलन चाहते थे, लेकिन दोनों देशों में कई बार सैद्धांतिक मतभेद दिखाई देते हैं। चीन को सोवियत संघ से कई शिकायतें रही कि
सोवियत संघ ने जारों के शासनकाल में चीन की हजारों वर्ग मील भूमि दबा ली थी, जिसे चाइना वापस लेना चाहता था। भारत चीन सीमा विवाद के समय मॉस्को ने चीन का साथ नहीं दिया। चीन का कहना था कि क्यूबा संकट के समय सोवियत संघ ने शुरू से ही गलत नीति अपनाई। तो इस तरह की कुछ शिकायतें रही। 1960 से ही दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे और आपस में संघर्ष चला। चीन सोवियत संघ की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था और उसके नेतृत्व को चुनौती दे रहा था। तो इस तरह से जो है संबंध चाइना के अन्य देशों से जो विभिन्न संबंध रहे हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं रही है। कहीं पे सीमा विवाद रहा है, कहीं पे अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर प्रश्न रहे हैं, कहीं कूटनीतिक मुद्दे रहे हैं। तो चीन की जो विदेश नीति है मुख्यतः सफलता, असफलता, सरल, जटिल, एकरूपता, प्रतिकूलता का एक तरह से मिश्रण कहा जा सकता है। चीनी नेताओं की जो कदम रहे हैं उनके आधार पर कोई बहुत निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले गए हैं। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर चीन ने एकाएक भारत पर आक्रमण कर दिया और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी थी। सोवियत संघ से 1950 में मित्रता की संधि की और 1969 के बाद उसे अपना शत्रु माना। अमेरिका के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव रहे। जब दुनिया के देश सीटीबीटी पर साइन कर रहे थे तो चीन ने उसी दिन अपना परमाणु परीक्षण किया। तो चीन की विदेश नीति में उतार चढ़ाव रहे हैं। कोई मजबूत सैद्धांतिक आधार स्पष्ट रूप से चीन की फॉरेन पॉलिसी में दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि चीन ने अनुकरणीय प्रगति की है। आर्थिक सुधार की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से चाइना की जो डेवलपमेंट रेट है वह बहुत ही प्रोग्रेस करी है। आज चाइना एक सुपर पावर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छाया हुआ है। चीन ने एशिया की अर्थव्यवस्था में जान फूंकी है। चीन एशियाई निर्यात के लिए सस्ती दर का श्रम उपलब्ध करा रहा है। एशिया का व्यापार चीन के साथ साथ प्रगति कर रहा है। भारत ने भी आपसी व्यापारिक संबंधों में चाइना के साथ सुधार किया है और इस बात में कोई संदेह नहीं कि चीन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है समूचे विश्व में।